इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडोज़ में क्रेडेंशियल्स की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि मतलब आपको सीधा यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप इंटरमीडिएट मशीन्स की तरफ जाओगे, ईज़ी से ऊपर जाओगे, तो आपको पता चलेगा जहाँ पे 2-3 लेवल के प्रिविलेज एस्केलेशन करने होते हैं, वहाँ पे एक सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर होता है, वो होता है पासवर्ड्स की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन करना। बहुत बार पासवर्ड्स जो होते हैं वो आपको एक छोटे यूजर से पहले मीडियम यूजर पे ले जाते हैं और मीडियम यूजर से फिर आप एक प्रिविलेज एस्केलेशन करके एडमिन यूजर बनते हो। तो वो जो आपको छोटे से बड़ा बनना होता है उसमें काफी बार आपको पासवर्ड्स को ढूंढना होता है। वो पासवर्ड कहीं पे भी हो सकते हैं, रजिस्ट्रीज के अंदर हो सकते हैं, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हो सकते हैं, पासवर्ड मैनेजर के अंदर हो सकते हैं, डेटाबेसेस में हो सकते हैं, बहुत जगह पे वो हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि उन पासवर्ड्स को ढूंढते कैसे हैं, क्या सबसे मेन कॉमन जगह है जो प्रिविलेज एस्केलेशन में आपको हेल्प कर सकती है और कैसे उनको एफिशिएंटली ढूंढ सकते हैं। विंडोज़ एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आप ब्लाइंडली स्टार्ट कर दोगे पासवर्ड्स को ढूंढना तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पासवर्ड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं और वहाँ पे कैसे उनको एफिशिएंटली ढूंढा जा सकता है और मोस्ट कॉमन उनमें जगह कौन कौन सी है जहाँ पे पासवर्ड मिल सकता है। इस अप्रोच से आप बहुत जल्दी पासवर्ड्स को ढूंढ पाओगे। तो इस वीडियो में उसको प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं हूँ ट्राइहैकमी के विंडोज प्रिविलेज रूम के अंदर। अब इसका नाम आप बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि ट्राइहैकमी पर 3-4 ऐसे रूम्स हैं जो विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन सिखाते हैं। तो आपको ध्यान से इस वाले पे आ जाना है और इसके इमेज को बहुत ध्यान से याद कर लो। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को टास्क 1 को ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेना है। मशीन को स्टार्ट करने के बाद 1 मिनट बाद आपको आईपी मिल जाएगी और जब आपको आईपी मिल जाए उसके बाद आपको यहाँ से एक्सफ्री आरडीपी का कमांड कॉपी कर लेना है मशीन में आरडीपी करने के लिए। अब जब आपको आईपी मिल जाए तभी आप इस कमांड को कॉपी करना, वरना आपको आईपी मैन्युअली डालनी पड़ेगी। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद कमांड को पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये मशीन थोड़ी पुरानी है, एक्सफ्री आरडीपी का नाम चेंज होकर एक्सफ्री आरडीपी 3 हो गया, तो इसको अपडेट कर लेंगे। और लास्ट में हम एक ऑप्शन ऐड करेंगे स्लैश डायनामिक रेजोल्यूशन। ये ऑप्शन क्या काम करेगा, जो स्क्रीन यहाँ पे ओपन होगी, जो आरडीपी की विंडो ओपन होगी, उसको उसके साइज को एडजस्ट कर देगा। जैसे ही हमारी यहाँ पे अगर हम उसको फुल स्क्रीन करेंगे तो जो विंडोज होगी जिसमें हम आरडीपी कर रहे हैं वो भी फुल स्क्रीन हो जाएगी, उसको छोटा करेंगे तो वो भी छोटी हो जाएगी। एक डायनामिक रेजोल्यूशन रहेगा कि जैसी विंडो है वैसे डायनामिकली अडेप्ट कर लो रेजोल्यूशन को विंडोज की। एंटर मारते हैं इस पर और यहाँ पे ओपन होने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, इसको ओपन होने देते हैं। अब इसके स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे फॉन्ट के अंदर और यहाँ पे करंट साइज 16 है, इसको 20 कर लेते हैं। ओके करते हैं और यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट करते हैं अपने विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर को समझने से। अब यहाँ पे हमारा मेन जो टारगेट होने वाला है, हम यहाँ पे 2 या 3 या 4 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन सबका एक शेयर्ड गोल होने वाला है। गोल क्या है कि हम लोगों को पासवर्ड्स को निकालना है, पासवर्ड्स को ढूंढना है, जिनसे हम लॉग इन कर पाएँ दूसरे यूज़र में, अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर पाएँ। अब इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, क्योंकि पासवर्ड्स विंडोज़ में कहीं पे भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ कॉमन टेक्निक सीखने वाले जिनसे विंडोज़ के अंदर पासवर्ड्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहले सबसे इजी और सबसे बढ़िया टारगेट की अगर हम बात करें तो वो है विंडोज़ रजिस्ट्रीज। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रीज में, तो रजिस्ट्रीज बहुत कॉमन टारगेट है पासवर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलती है। जब हमने रजिस्ट्रीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सेटिंग्स को स्टोर करा जाता है। तो कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हो रहा है विंडोज़ में तो वो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस रजिस्ट्रीज में स्टोर कर सकता है और उन कॉन्फ़िग्स के अंदर पासवर्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका अगर मैं आपसे बात करूं पासवर्ड ढूंढने का रजिस्ट्रीज के अंदर, तो उसके लिए हम पूरी रजिस्ट्रीज को ही सर्च कर सकते हैं। जितनी भी सारी रजिस्ट्रीज है उनको सर्च कर सकते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए, कि कहीं पे भी कोई पासवर्ड वर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, ये हम ढूंढ सकते हैं। जैसे ग्रैब कर सकते हैं सारी रजिस्ट्रीज के अंदर। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा कमांड हमारे पास रहेगा, REG, रजिस्ट्रीज का REG कमांड होता है, क्वेरी करो, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जाके अगर हमारे को कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम क्वेरी से करते हैं। जैसे ऐड होता है चीज़ों को ऐड करने के लिए, अगर हमारे को इसके अंदर कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम क्वेरी कमांड का यूज़ करते हैं। तो क्वेरी,
उसके HKLM ये हमारी रजिस्ट्री का नाम है जो हाइव है, यानी कि लोकल मशीन रजिस्ट्री। ठीक है, जो हमारी ये हाइव है लोकल मशीन, यानी कि लोकल मशीन जो होती है सबसे मेन रजिस्ट्री होती है, जिसके अंदर ज्यादातर सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो इस वाली हाइव के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम पूरी HKLM वाली जो रजिस्ट्री है जो हाइव है इसके अंदर पूरे में हम ढूंढेंगे वर्ड पासवर्ड को। तो उसके लिए मैं एफ का यूज करूंगा, ऑप्शन एफ, यानी कि फाइंड करो। और क्या स्ट्रिंग को फाइंड करना है? पासवर्ड को। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इनको चेंज कर सकते हो, जैसे पासवर्ड सर्च कर सकते हो, PASS सर्च कर सकते हो, PWD सर्च कर सकते हो। इस टाइप से आपको पैटर्न्स को सर्च करना होता है। ठीक है, पासवर्ड, उसके -T देंगे, टाइप। टाइप क्या ढूंढना चाह रहे हो, मतलब आप जो रजिस्ट्रीज की वैल्यू होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। वो नंबर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो कि इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज होती है। तो आपको किस टाइप की वैल्यू को सर्च करना है? तो हमारे को स्ट्रिंग को सर्च करना है। तो REGSZ ये यहाँ पे टाइप होता है, और मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, REG करना था। ठीक है, REGSZ इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के अंदर, और रिकर्सिवली सर्च करने के लिए एस का ऑप्शन देंगे। रिकर्सिवली सारी रजिस्ट्रीज के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रीज है सबके अंदर सर्च करो वर्ड पासवर्ड को जिसका टाइप स्ट्रिंग हो। एंटर मारते हैं और ये हमारे को सारे रिजल्ट्स ला के देगा इसके। ठीक है, अब जहां जहां पे भी वर्ड पासवर्ड आ रहा होगा ये सब हमारे को निकाल के देगा। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि अगर कहीं पे भी एक जगह आपको पासवर्ड मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जहां जहां पे भी वर्ड पासवर्ड आ रहा होगा ना उसको पूरे में सर्च करके निकालेगा। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे 258 मैचेस मिले हमारे को, और यहाँ पे इसने सब ला के दे दिए कहाँ कहाँ पे वर्ड पासवर्ड हमारे को दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके कोई लग रहा है कि पोटेंशियल कैंडिडेट कहाँ पे पासवर्ड हो सकता है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे गलत भी आएंगे। ठीक है, सेटिंग्स की प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को आने में ये एक सेटिंग है कि क्या प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दिखाना है, यस या नो। ठीक है, तो ये वो भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगता है कि अगर कहीं पे पासवर्ड वर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, PWD रिफ्लेक्ट हो रहा है, पासवर्ड @123 कॉमन पासवर्ड्स के पैटर्न्स को आप सर्च कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे सारी रजिस्ट्रीज के अंदर पासवर्ड ढूंढने को मिल जाएंगे। ये एक तरीका होगा बिल्कुल सिंपल सा। और इन टेक्निक्स में अब देखो आप मैनुअली सीख गए हो ना, अब यहाँ पे इन टेक्निक्स में हमेशा ज्यादा बेटर क्या रहते हैं, जो हम स्क्रिप्ट या टूल्स यूज करते हैं जो कि हमारे को ऑटोमेटेड एन्यूमरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे विनपीज हो गया, वो टूल्स जो है इन टेक्निक्स में हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि क्या है, वो भी सेम सर्च करेगा लेकिन वो इसमें से पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी हमारे को निकाल के दे देगा कि शायद ये पासवर्ड जैसा लग रहा है। वरना आपको खुद से 258 वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, या ग्रैप करना पड़ेगा, फाइंड STR करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उन चीजों, इन जगहों पे वो टूल्स बेटर होते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वो टूल कर क्या रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं है उनको यूज करके। अब यहाँ पे हम अगली चीज पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होने वाला है। अब क्योंकि हम लोग रजिस्ट्री पे हैं, तो एक रजिस्ट्री आपको चेक करनी चाहिए जो कि काफी बार अपने अंदर पासवर्ड को स्टोर करके रखती है, तो एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट है पासवर्ड्स को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, लिखूंगा रेक क्वेरी, रजिस्ट्री को क्वेरी करेंगे। कौन सी रजिस्ट्री को हम क्वेरी करने वाले हैं? यहाँ पे HKLM के अंदर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज NT करंट वर्जन विन लॉग ऑन। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये पेस्ट करके इसलिए दिखाया, मैं आप लोगों के सामने टाइप भी कर सकता था लेकिन मैंने जान के नहीं करा, क्योंकि आप लोगों को कभी भी इन रजिस्ट्रीज के पाथ को याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन सीखने के लिए मेरे को इनको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नोट्स में रखो जैसे मैं रखता हूं, या फिर नोट्स में नहीं भी रखना तो गूगल हर जगह अलाउड होता है, आप गूगल की यूज ले सकते हो कि विन लॉगऑन का आप सर्च कर सकते हो कि विन लॉगऑन की रजिस्ट्री का पाथ क्या है, और आपको मिल जाएगा। आप सीधा कॉपी पेस्ट कर लो। तो कभी भी इनको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और ये वैल्यूज आप अपने नोट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लोकल मशीन के अंदर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर, इसका पाथ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर करंट वर्जन विन लॉग ऑन। तो विंडोज में एक सेटिंग होती है जिसे हम ऑटो लॉग ऑन बोलते हैं, ऑटो लॉग इन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो लॉग इन करता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर हूँ, मेरे पास मल्टीपल यूजर्स बने हुए हैं, लेकिन एक यूजर से मुझे रोज लॉगिन करना होता है। मेरे को बार बार पसंद नहीं कि मैं जब भी अपना कंप्यूटर ऑन करूं तो यूजर नेम पासवर्ड डालूं। तो आप क्या काम कर सकते हो, ये वाली जो यहाँ पे रजिस्ट्री है इसको जाके अनेबल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं इसको अनेबल करना चाहता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड की वैल्यू डाल देते हो आप इसके अंदर, और हर बार जब भी विंडोज लॉगिन पेज पे आता है ना तो वो इसको चेक करेगा रजिस्ट्री को कि क्या यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, वो कहेगा हाँ है,
तो वो डायरेक्टली इन क्रेडेंशियल्स की मदद से यूजर को लॉग इन कर देगा, तो उसे बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है कि अगर यूजर ने यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल्स डाल रखे हो जिससे वो चाहता है कि वो बार बार लॉग इन हो जाए, तो वो क्रेडेंशियल्स हम लोग निकाल सकते, चुरा सकते हैं यहाँ से। तो वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल्स है या नहीं। ये एक यहाँ पे अच्छा टारगेट रहता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे को मेन वैल्यूज पे क्या क्या ध्यान देना होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डिफॉल्ट यूजर नेम की वैल्यू है, डिफॉल्ट डोमेन की वैल्यू है। तो डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन है, लेकिन कहीं पे भी हमारे को डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं दिख रहा है। वो वैल्यू होती है मेन जिसमें पासवर्ड रहता है, वो हमारे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप और चीज़ें भी पढ़ सकते हो, आपको SID मिल सकती है, लास्ट लॉगिन यूजर नेम कौन था, किसने लास्ट बार लॉगिन करा था, एडमिन यूजर ने, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे SID मिल गई है, क्या यहाँ पे जो एक फ्लैग रहता है कि एडमिन को ऑटो लॉगिन अलाउड है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रहा ऑटो एडमिन लॉगिन, तो वो भी डिसेबल्ड है, 0 है, 1 का मतलब अनेबल्ड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वहाँ क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे, क्रेडेंशियल्स फिर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्रेडेंशियल्स यहाँ पे भी नहीं मिले, बट ये एक अच्छा कैंडिडेट होता है देखने के लिए, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन रजिस्ट्री जहाँ पे आपको यूजर नेम या पासवर्ड मिल सकते हैं, वो है पुटी सॉफ्टवेयर में। अब पुटी एक SSH का सॉफ्टवेयर है जिससे SSH कर सकते हैं, और बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। विंडोज में स्पेसिफिकली पुटी का काफी यूज होता है। तो उसकी जो रजिस्ट्री है उसमें काफी बार आपको यूजर नेम पासवर्ड देखने को मिल जाते हैं। अब हम उसको यहाँ पे क्वेरी करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेग क्वेरी, पाथ को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, करंट यूजर के अंदर जो पुटी के सेशंस हैं, यानी कि अगर मान लो ये जो यूजर है इसने किसी में SSH करा होगा, तो पुटी क्या काम कर सकता है, उसके सेशंस की जो प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेव करके रख लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करने जा रहा है तो मैं यूजर की प्रेफरेंसेस का ध्यान रख सकता हूँ। इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कोई सेशंस हैं यहाँ पे स्टोर्ड। सेशंस कैसे हो सकते हैं, मान लो मैं एक मशीन में लॉगिन करा, उसका एक सेशन बन गया। ठीक है, वो एक SSH का सेशन होता है। मैंने दूसरी मशीन में लॉगिन करा, वो एक SSH का सेशन हो गया। तो यहाँ पे सेशंस को मेंटेन करके रखता है। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पे कोई पुटी सॉफ्टवेयर का कोई सेशन जो है वो स्टोर्ड है या नहीं। तो एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे हमारे को एक सेशन देखने को मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे एक सेशन है, तो हम इसको क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, रेग क्वेरी, और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंटर मारता हूँ, और यहाँ पे हमने क्वेरी करा, और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड थे। एक है प्रॉक्सी यूजर नेम, प्रॉक्सी पासवर्ड। तो यहाँ पे एडमिन और उसका पासवर्ड हमारे को मिल गया। ठीक है, तो ये एक कैंडिडेट है जहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड्स को निकाल सकते हो। अब यूजुअली जो पुटी सॉफ्टवेयर है, एक चीज याद रखनी है, काफी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये SSH के जो यूजर नेम पासवर्ड है उनको यहाँ पे स्टोर करके रख लेगा। ये यूजर नेम को तो रख सकता है, लेकिन ये कभी भी पासवर्ड को यहाँ पे नहीं रखता, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो रन टाइम पे जब आप SSH में लॉगिन करते हो तो पासवर्ड खुद SSH मांगता है, मतलब उसका एक प्रॉम्प्ट आता है नीचे, एंटर योर पासवर्ड, तब आप पासवर्ड डालते हो। तो पासवर्ड को ये यहाँ पे स्टोर करके नहीं रखता। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉक्सी यूज करी है, कहीं और पे किसी और कॉन्फ़िगरेशन किया है, कोई पासवर्ड आपने यूज करा है, ठीक है, तो वो पासवर्ड को ये यहाँ पे स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ पे इसने प्रॉक्सी के यूजर नेम पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रखा था, और काफी बार आप उस पासवर्ड को फिर से स्प्रे करके देख सकते हो और वो आपके काम आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे को एडमिन और उसका पासवर्ड मिल गया। तो ये हो गया कि रजिस्ट्रीज से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब दो पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिखा है, ऐसी बहुत सारी और रजिस्ट्रीज हो सकती है, आप जहाँ जाके देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो पासवर्ड्स को स्टोर रखते हैं। तो आपको हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं होती, मेन जगह आपको देखने की ज़रूरत होती है। या फिर आप डायरेक्टली पासवर्ड को, जैसे मैंने बताया था कि हम पूरी रजिस्ट्रीज के अंदर सर्च कर सकते हैं पासवर्ड को, वैसे आप सर्च भी कर सकते हो कि पासवर्ड कहाँ कहाँ पे वर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आप ढूंढ सकते हो। ये हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट तरीके पे, जो कि होने वाला है विंडोज के अंदर स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन करना। अब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो विंडोज में ना, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स यूज करे होंगे, करेक्ट। आप लोगों ने गूगल का पासवर्ड मैनेजर देखा होगा जो क्रोम में इनबिल्ट आता है। जिन पे एप्पल का डिवाइस है उनका पासवर्ड्स नाम का आता है एक ऐप, जिसमें वो पासवर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पासवर्ड मैनेजर होते हैं, वन पास, कीप पास, बहुत सारे आते हैं जिसमें हम अपने पासवर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। वैसे विंडोज के अंदर भी एक पासवर्ड मैनेजर आता है, ठीक है, विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर, जिसके अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड कर सकते हो। अब वो क्रेडेंशियल्स को हम क्यों ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कहीं पे RDP करना है या मेरे को कहीं पे SMB लॉगिन करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार यूजर नेम पासवर्ड को प्रोवाइड करूं, तो मैं विंडोज में उन क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके रख सकता हूं। और उससे क्या होगा कि अगली बार जब मैं SMB करूंगा या RDP करूंगा तो विंडोज डायरेक्टली उन क्रेडेंशियल्स की मदद से मेरे को लॉगिन कर देगा, तो मेरे को बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो विंडोज का भी अपना एक क्रेडेंशियल मैनेजर होता है जिसको वो ऑटोमेटिकली यूज करके कुछ कमांड्स में आपको ऑटो लॉगिन कर देता है, जिससे आपको
खुद से नहीं करना पड़ता। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं उन क्रेडेंशियल्स को, वो क्रेडेंशियल्स हमारे काम के हो सकते हैं, यूजर ने क्या पता कौन से क्रेडेंशियल्स सेव कर रखे हैं जो हम निकाल पाएँ और हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है? तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कमांड पता होना चाहिए, उसका नाम होता है सीएमडी की, ठीक है? विंडोज़ क्रेडेंशियल मैनेजर जिसे हम कहते हैं सीएमडी की। और यहाँ पे देखो, अगर आपको क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं आप खुद भी ऐड कर सकते हो, स्लैश ऐड की मदद से आप ऐड कर सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर आईपी के लिए 192.168 मान लो फॉर एग्जांपल, या कोई होस्ट है आपका example.com के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है? और उसका यूज़र क्या है, यूज़र नेम डाल सकते हो, उसका पासवर्ड क्या है। आप खुद भी इस क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा टूल हो सकता है जिन लोगों को नहीं पता था। विंडोज़ में भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऑलरेडी अगर यहाँ पे स्टोर कर रखे हो तो क्या मैं उनकी वैल्यूज देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ, क्योंकि मैं वो यूज़र खुद हूँ। मतलब मैं इस समय खुद ही ये यूज़र हूँ, ठीक है? तो मैं अपने पासवर्ड्स तो देख सकता हूँ। विंडोज़ को थोड़ा ना पता है कि हैकर ने लॉगिन कर रखा है। तो उसको लग रहा है कि नॉर्मल यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो वो मुझे मेरे यूज़र नेम पासवर्ड दिखाएगा। लिस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं और यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर्ड है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे एक डोमेन पासवर्ड स्टोर है किसका, एडमिन का। एडमिन यूजर के यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे क्रेडेंशियल्स स्टोर है। यही हमारे काम का है, हमारे को यही चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। अब आपको पासवर्ड नहीं दिखता, ये एक गलत मिथ है कि आपको पासवर्ड निकाल के दे देगा। पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, या ये एक पासवर्ड मैनेजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज में आ रहा है। इतना आसान नहीं होगा बच्चों, इतना आप निकाल लोगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इससे प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर सकते? नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ हमारे को ये पासवर्ड नहीं निकालने दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, इसकी मदद से यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। यानी कि हम विंडोज को क्या बोल सकते हैं, जैसे विंडोज में एक सूडो कमांड होता है ना, जिसमें हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर की तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिन यूजर की तरीके से एक कमांड को रन करो, जैसे हु एम आई। तो ये क्या काम करेगा, एडमिन यूजर के प्रिविलेजेस के साथ हु एम आई कमांड को रन करेगा और सूडो हमसे उसका पासवर्ड मांगेगा। करेक्ट, ऐसे ही काम करता है लिनक्स। विंडोज में भी सेम है, आपके पास एक ऐसा कमांड होता है जिसे हम कहते हैं रन एज। रन एज, ठीक है, रन एज। और इसमें हम इसको बता सकते हैं कि मेरे को कौन सा कमांड रन करना है, कौन से यूजर के प्रिविलेजेस के साथ रन करना है, उस कमांड को रन कर देगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है। अच्छा फीचर क्या है इसके अंदर, आप इसे बोल सकते हो कि ये जो क्रेडेंशियल्स स्टोर कर रखे हैं ना मैंने, या सेव कर रखे हैं, इनकी मदद से इन्हीं यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके इस कमांड को रन कर दो। मतलब मेरे से पासवर्ड मत मांगो, यहीं से डायरेक्टली ले लो, खुद से पढ़ लो पासवर्ड, ठीक है? तो अब मैं क्या काम करूंगा, मेरे को पासवर्ड नहीं मिल सकता, लेकिन मैं इस यूजर की मदद के कमांड्स जरूर चला सकता हूं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड है तो ये ऑटोमेटिकली एडमिन यूजर की तरीके से लॉग इन करेगा और उस कमांड को रन कर देगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, सेव क्रेड। जो भी क्रेड्स यहाँ पे सेव है उनका यूज लेना, मेरे से पासवर्ड मत मांगना। कौन से यूजर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं स्टोर, तो उनको यूजर बताना पड़ता है एडमिन यूजर की, क्योंकि उसका पासवर्ड यहाँ ऑलरेडी है। तो अब मैंने क्योंकि सेव क्रेड दे दिया तो यहीं से इसका पासवर्ड मांग के यूज कर लेगा। और इसके बाद आप कोई भी कमांड दोगे उसको रन कर देगा, जैसे हु एम आई दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मान लो मेरे को उसका सी एम डी चाहिए, तो मैं दे दूंगा cmd.exe। एंटर मारते हैं और मेरे को उसका सी एम डी मिल गया, हु एम आई, ठीक है? एंटर मारते हैं और यहाँ पे मैं एडमिन यूजर का शेल ले लिया। है कि नहीं? कितना आसान, कितना सिंपल। बस अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से प्रिविलेज एस्केलेशन कर लोगे। और विंडोज भी लिनक्स की तरह है, बस ये सूडो का रिप्लेसमेंट ही तो है, और बल्कि इसमें तो एक और बढ़िया फीचर है हमारे लिए। तो आप इसको, अगर आपको लिनक्स ज़्यादा समझ आता है ना, देखो मैंने कैसे विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन सीखा था। मेरे को लिनक्स बहुत अच्छे से समझ आता था, क्योंकि मैं लिनक्स पे ज़्यादा काम कर रहा था, लिनक्स पे प्रिविलेज एस्केलेशन ज़्यादा पढ़ा था। फिर जब आप विंडोज़ पे आते हो ना, तो विंडोज़ को कंपेयर करते हुए चलो लिनक्स से, तो आपको चीज़ें याद रहती है, ठीक है? मेरे को रन एज हमेशा याद रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं इसको याद रखता हूँ कि जैसे लिनक्स में सूडो होता है वैसे ही रन एज विंडोज में होता है, मुझे वैसे ही चीज़ें याद आती है। तो सब कुछ सेम होता है। लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों कॉम्पिटिटर है। तो कोई भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो लिनक्स पे है वो विंडोज पे ना हो, और विंडोज पे है वो लिनक्स पे ना हो, क्योंकि दोनों को कॉम्पिटिशन बना के रखना है मार्केट में। दोनों उन्हीं सेम यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? बस उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, कमांड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो आपको वो याद रखना है, कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। अब आप कहोगे कि यार मेरे पे अगर आरडीपी नहीं हुआ तो मेरे को शेल कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल अगर आप पे नेटकेट का सेशन है ना, तो भी बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिवर्स शेल हम जनरेट कर लेंगे, और उस रिवर्स शेल को भी हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, रिवर्स अंडरस्कोर डॉट ई एक्स। आप यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दोगे रिवर्स शेल डॉट ई एक्स, वो रन हो जाएगी और आपको रिवर्स शेल आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ। ये तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। यहाँ पे MSFNM का एक पेलोड अपलोड कर देना और आपका जो भी आप फाइल का नाम दोगे वो रन हो जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रिविलेज एस्केलेशन की वेक्टर की बात करते हैं, जो कि होने वाला है सैम और सिस्टम डेटाबेसेस। अब यहाँ पे सैम और सिस्टम है क्या, ये समझते हैं। जैसे लिनक्स के अंदर ETC शैडो फाइल होती है जिसके अंदर यूजर्स के हैशेस रहते हैं, पासवर्ड हैशेस। वैसे ही विंडोज में भी होता है एक सैम डेटाबेस जिसके अंदर पासवर्ड हैशेस रहते हैं हर यूजर के।
तो वो बहुत आसान टारगेट है हमारे लिए, हम उसका यूज़ लेके प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं उसको देखता हूँ कि क्या मेरे पे उसके पास रीड की परमिशन है या नहीं है। अब वो एक लिनक्स की तरह कोई फाइल नहीं होती, नॉर्मल इंग्लिश के कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ऐसा नहीं है। वो एक डेटाबेस है, वो एन्क्रिप्टेड होता है। तो सबसे पहले हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पे उसकी रीड की परमिशन है भी या नहीं। उसका एक सिंपल टेस्ट भी आप कर सकते हो, उसको कॉपी करके देख लो कि क्या आप उसको करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर पा रहे हो या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, उसका पाथ बता देता हूँ मैं। विंडोज़ फोल्डर के अंदर system32 फोल्डर होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक कॉन्फ़िग फोल्डर रहता है, कॉन्फ़िग, उसके अंदर यहाँ पे रहता है सैम। ठीक है, इसकी एक रजिस्ट्री भी होती है, आप रजिस्ट्री भी ट्राई कर सकते हो, HKLM, और उसके अंदर सैम। ठीक है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। वो अगर आपको क्या पता वहाँ पे रीडेबल हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे विंडोज़ में मिलता नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये CTF वगैरह में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लाइक 99% आपको ये नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। बट वो 1% प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर ही आपका हो सकता है। तो आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है। उसको मैं लोकल डायरेक्टरी में कॉपी करने का ट्राई कर सकता हूँ, जिसमें अभी हम हैं। ठीक है, तो एंटर मार के देखते हैं, एक्सेस इज डिनाइड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे को उसकी रीड की परमिशन नहीं है, तो हम इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत सिंपल सा चेक आप कर सकते हो। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में जा रहा हूँ, मैं C ड्राइव में गया, मैंने डिर करा। जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन करते हो तो आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ पे विंडोज़ डायरेक्टरीज है, CD विंडोज़ के अंदर मैं गया कि भाई विंडोज़ में क्या क्या पड़ा है, आपने डिर करा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओगे, system32 है, नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है रिपेयर करके। ये रिपेयर में क्या है, आपको लगता है थोड़ी सस्पिशियस है, आप देखना शुरू करते हो, कहीं पे भी हो सकती है। एक रिपेयर के अंदर आपने जाके देखा, ठीक है, रिपेयर में क्या है, डेर करा, और आपको दिखता है कि यहाँ पे किसी ने कोई रिपेयर था कि सैम करप्ट हो गया या सैम में कोई दिक्कत हो गई, तो किसी ने यहाँ पे एक डेटाबेस बना के रख रखा है, बैकअप डेटाबेस सैम और सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया, और ये हमारा काम हो गया कि सैम यहाँ पे हमारे को मिल गया। हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि क्या हमारे पे इसकी रीड की परमिशन है या नहीं। तो मैं सीधा सैम को कॉपी करके देख लूंगा, सी इसके अंदर, यूजर के अंदर। ठीक है, ये हो गई वन फाइल कॉपीड, यानी कि मेरे पे परमिशन है इसको रीड की। अब इसके अंदर से मैं पासवर्ड हैशेस निकाल सकता हूँ। लेकिन अब आपको समझना है कि सैम जो होता है, मैंने आपको बताया था इंग्लिश नहीं है ये। जैसे ETC शैडो फाइल लिनक्स के अंदर होती है कि इंग्लिश में कैरेक्टर्स लिखे आप कैट करोगे या टाइप करोगे और पढ़ लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये एनक्रिप्टेड फाइल है। ठीक है, अब एनक्रिप्शन के साथ, जिन लोगों को एनक्रिप्शन पता है, तो एनक्रिप्शन के साथ क्या होता है कि एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, एनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे को एक की लगती है। वो की क्या है, वो की मिलेगी इस फाइल के अंदर, सिस्टम फाइल। तो हमेशा जो हमने पाथ देखा था ना, ये वाला, ऊपर चलते हैं, ये वाला कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे एक और फाइल रहती है सिस्टम फाइल। सैम और सिस्टम का दो पेयर होता है, ये हमेशा साथ साथ चलता है, जहां सैम चलेगा वहां सिस्टम चलेगा। तो सैम क्या है, सैम एक डेटाबेस है, एनक्रिप्टेड डेटाबेस। लेकिन इसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो इसकी की होती है वो सिस्टम के अंदर होती है। ये भी अलग एक डेटाबेस है, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती है, बूट कॉन्फ़िगरेशंस होती है। इसके अंदर एक सिस की भी होती है, या बूट की कह लो, सिस की कह लो। ठीक है, जिसकी मदद से, उस की मदद से हम सैम को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को पढ़ सकते हैं। तो जहां पे भी आपको सैम के अंदर से अगर पासवर्ड्स भी निकालने हैं, ठीक है, पासवर्ड्स भी प्लेन टेक्स्ट नहीं होते, हैश होता है। तो सैम के अंदर पासवर्ड्स के हैश होते हैं, और वो हैश भी एनक्रिप्टेड होते हैं। उनको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सिस्टम फाइल चाहिए। तो सिस्टम के अंदर से हम की निकालेंगे, सैम को डिक्रिप्ट करेंगे, और इसके अंदर से फिर हमारे को पासवर्ड हैशेस मिलेंगे, जिन पासवर्ड हैशेस को हम यूज कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, या पास द हैश अटैक कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले अब मेरे को, क्योंकि इनका एक्सेस मिल गया, तो मेरे को इनको अपने सिस्टम पे ले जाना पड़ेगा, काली लिनक्स पे। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको हर बार कोई नया ट्रांसफर का तरीका सिखाऊं, ठीक है, हमने काफ़ी सारे तरीके देख लिए, सर्ट यूटिल से देख लिया, कर्ल से देख लिया है, SMB से देख लिया है, काफ़ी सारे तरीके हमने देख लिए। इस बार यूज़ करके देखते हैं एक दूसरे तरीका का, जो कि होने वाला है FTP की मदद से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। विंडोज़ में FTP बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हो। तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, अपने लिनक्स पे FTP का सर्वर चालू कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा python3-m, जैसे हम HTTP का सर्वर स्टार्ट करते हैं, वैसे ही पाइथन से हम FTP का सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ftpd-lib। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको राइट की परमिशन दे देंगे। राइट की यानी कि जो क्लाइंट्स कनेक्ट करेंगे, यानी कि वो जो विंडोज मशीन है वो इस FTP से कनेक्ट करेगी, तो वो अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर पाए। तो राइट की परमिशन दे देंगे, और पोर्ट दे देंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है मेरे ख्याल। बाय डिफॉल्ट पाइथन जो पोर्ट यूज़ करता है वो 2121 करता है। वो पोर्ट मेरे को पसंद नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट FTP का पोर्ट होता है वही दे देंगे, 21 पोर्ट नंबर। एंटर मारते हैं, और हमारा FTP का सर्वर चालू हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने विंडोज पे, इससे कनेक्ट करेंगे और वो फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, FTP 192.168.179.173
6, ठीक है। ये दे देंगे कि FTP से यहाँ पे जाके कनेक्ट करो, एंटर मारते हैं, कनेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैंने कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया था, तो FTP में बाय डिफॉल्ट कौन सा यूजर होता है, बहुत सिंपल है, एनोनिमस। पासवर्ड में कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब हम यहाँ पे क्योंकि बाइनरी फाइल करने वाले, यानी कि ये कोई इंग्लिश की फाइल से नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर इंग्लिश डेटा है, तो हमारे को FTP का जो मोड है वो बाइनरी करना पड़ेगा, ताकि जो डेटा फ्लो हो वो 8 बिट के स्ट्रीम्स में हो। यानी कि ये जो आजकल की हमारी फाइल्स होती है उसमें एक कैरेक्टर्स 8 बिट्स का बनता है, तो हम बाइनरी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा डेटा है वो 8 बिट्स के चंक्स में जाए, उधर ट्रांसफर हो, जो कि बाय डिफॉल्ट FTP में नहीं होता। मेरे ख्याल से 7 या 6 बिट्स का होता है, क्योंकि FTP काफ़ी पुराना सिस्टम है, इस कारण से। तो हम इसको बाइनरी में पहले कर देंगे, अगर नहीं करोगे तो फाइल करप्टेड जाएगी उधर, ये याद रखना, इसलिए पहले इसको बाइनरी मोड में कर देना। बाइनरी करने के बाद बहुत सिंपल है, अपलोड करने के लिए कमांड होता है पुट सैम, इससे ये अपलोड हो जाएगी, डन हो गया, पुट सिस्टम, और ये यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब इसको अपलोड होने देते हैं, वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे, जब तक हम अपने सिस्टम पे जाएंगे, और हो भी गई, 4 सेकंड्स लगे और ये अपलोड हो गई, हमारे सिस्टम पे पहुंच गई। बिल्कुल सिंपल तरीका, ये भी एक ट्रांसफर का मेथड है जो आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये अपलोड हो चुके हैं, Ctrl+C करेंगे, इसको क्लियर करता हूँ, LS करते हैं, और यहाँ पे हमारी सैम और सिस्टम फाइल्स आ चुकी है, ठीक है। अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप ऐसे नॉर्मली उठ के नहीं कर सकते, इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पैकेट, और यहाँ पे हम देंगे सीक्रेट्स डंप, ठीक है, सीक्रेट्स डंप, जो कि नाम से आपको बता रहा है कि ये सीक्रेट्स को डंप करती है, कि पासवर्ड्स को डंप करती है। अब हमारे को किसी IP एड्रेस के ऊपर इम्पैकेट को रन नहीं करना, तो मैं बोलूँगा लोकल, ठीक है, लोकल फ्लैग देंगे यहाँ पे कि लोकल ये फाइल्स पड़ी है सिस्टम और सैम, वहाँ जाके डंप करो, वरना ये IP मांगता है, और खुद से लॉगिन करके अगर आप इसे यूजर ने पासवर्ड दोगे, खुद से लॉगिन करके सैम और सिस्टम को डिक्रिप्ट कर देता है। अब हम बोलेंगे लोकली हमारे पास पड़ी है, तो सबसे पहले सिस्टम दे देते हैं, सिस्टम फाइल के लिए इसका नाम जो है, इस फाइल का नाम दे देंगे, सैम के लिए सैम ऑप्शन देंगे, और सैम फाइल का नाम देंगे, एंटर मारते हैं यहाँ पे, और ये हमारे को इसने डिक्रिप्ट करके दे दी फाइल, उसके अंदर से यूजर ने पासवर्ड निकाल दिए, ठीक है। और ये जो बूट की आपको कह रहा था ना मैं, वो यहाँ पे ये रही, ठीक है, जिसको हम सिस की बूट की कहते हैं, वो भी हमारे को इसने निकाल के दे दी। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे को फॉर्मेट भी दे दिया कि ये सबसे पहले UID है, फिर ये RID निकाल के दी है यूजर्स की, ठीक है, फिर उसके बाद LM हैश है, जो कि पुराना हैश फॉर्मेट होता है, आपको दिखेगा ये सबका सेम ही है, LM हैश, ये आजकल यूज नहीं होता। उसके बाद फिर एंटी हैश निकाल के दिया सबका, एंटी हैश, ये रहा, ठीक है, ये है मेन हैश पासवर्ड्स का। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, और हमारे को ये मिल गया। अब इसको या तो आप क्रैक कर सकते हो जॉन द रिपर या हैश कैट की मदद से, या फिर आप पास द हैश अटैक यूज कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली इन हैशेस की मदद से भी आप लॉग इन कर सकते हो। ये हैशेस काम करते हैं, आप इम्पैकेट टूल किट की मदद से, PS एग्जैक्ट की मदद से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। विन PTH टूल आता है, उसकी मदद से लॉग इन कर सकते हो। विन इविल RM टूल आता है, वहाँ पे आप हैशेस की मदद से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। आपके काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप इनकी मदद से कैसे लॉग इन कर सकते हो। ये टेक्निक्स मैंने एक्टिव डायरेक्टरी वाली वीडियोज़ या हैश क्रैकिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई है, इनकी मदद से कैसे पासवर्ड्स ये निकाल सकते हैं, इनकी मदद से, हैशेस की मदद से कैसे लॉगिन हम लोग खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम आते हैं और अपने नेक्स्ट तरीके के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट तरीके को करने से पहले हमारे को अपनी मशीन को चेंज करना पड़ेगा। विंडोज प्रीवियस में इतना ही था पासवर्ड्स को लेके, लेकिन इसके और भी तरीके होते हैं, वो हमारे को एक दूसरी मशीन में सिखाए गए हैं, तो हम वहां पे चलेंगे ताकि हम लोग सारे तरीके कवर करें। मैं किसी भी मशीन के फेवर में नहीं, किसी इस मशीन से आप सीख के और निकल जाओ, मैं ये नहीं चाहता। आप लोगों को मैक्सिमम तरीके आने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो नए तरीके अगर आप सीखोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो इन्हीं सब के बेसिस पे बने होंगे, कुछ ना कुछ नए वेरिएशन इनके। तो हम एक दूसरी मशीन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसका शेल ले लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आ गया हूँ विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के रूम के अंदर, ठीक है। अब आप इसकी इमेज को बहुत ध्यान से देख लो, इसके नाम को बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के ट्रायल्स में भी काफ़ी सारे रूम्स हैं, आपको ध्यान से इसी वाले पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को टास्क नंबर 3 पे चले जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट मशीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करो। 1 मिनट बाद आपको IP एड्रेस मिल जाएगा। IP एड्रेस मिलने के बाद आप यहाँ पे इन क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड दिया, IP आपको मिल गई है, इतना हमारे लिए ज़रूरत होती है RDP करने के लिए। ये हमारे को मिलने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे रेमिना टूल का, ठीक है। तो रेमिना को रन करते हैं। रेमिना एक ग्राफिकल टूल है, तो रेमिना को रन करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद IP एड्रेस डालेंगे। जो IP एड्रेस हमारे को मिली है 10.49.136.29, एंटर मारते हैं।
अब यहाँ पे यस कर देंगे। मैं क्यों यहाँ पे रेमिना का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स फ्री आरडीपी पता नहीं किसी कारण से, शायद कोई सर्टिफिकेट का एरर आ रहा था, तो वो उस कारण से यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर रहा है इस वाली मशीन के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे रेमिना का यूज़ कर रहा हूँ। ये बढ़िया ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है जिन लोगों को टर्मिनल वाला ज़्यादा नहीं पसंद है, टर्मिनल CLI वगैरह से आरडीपी करना, वो रेमिना का यूज़ लेके भी कर सकते हैं लॉगिन। मेरे को अच्छा लगता है, कई बार मैं इसका भी यूज़ कर लेता हूँ, तो आप इसकी मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड डालते हैं जो हमारे को मिला है, और यहाँ पे ओके करते हैं, कनेक्टिंग, और यहाँ पे हमारा लॉगिन हो रहा है। बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें भी सेम आप डायनामिक रेजोल्यूशन का जो ऑप्शन है वो अनेबल कर सकते हो, जैसे एक्स फ्री आरडीपी में आपने डायनामिक रेजोल्यूशन दिया था, जिससे क्या होगा कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, वो यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये डायनामिक रेजोल्यूशन अनेबल हो जाएगा। अब आपको दिखेगा ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये करता है डायनामिक रेजोल्यूशन, वरना आपको छोटी सी विंडो दिखती खाली। अब यहाँ पे आने के बाद भी सेम काम करूँगा, CMD को ओपन कर लेंगे, सर्च करते हैं CMD, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ पे फॉन्ट को मैं 20 कर दूंगा। अब ये बड़ा होने के बाद यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अपने नेक्स्ट प्रिविलेज एस्केलेशन की वेक्टर की बात करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। जैसे लिनक्स में हम बैश जो शेल होता है हमारा, उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वैसे ही विंडोज़ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में थोड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अब ये जो CMD है ना, आप इस CMD की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि CMD एक बहुत पुराना सिस्टम है। अगर आप सोचोगे, CMD बहुत पुराना चला आ रहा है, MS DOS के टाइम पे। ठीक है, उस समय तक इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता था, और इतना इसका यूज़ केस भी नहीं था कि कोई ये सोचे कि हम इसकी पूरी एक हिस्ट्री फाइल रेडी करके रखेंगे। तो जो कमांड्स मैं अभी रन कर रहा हूँ ना, जैसे डिर हो गया, ठीक है, रन करता हूँ, या CD कमांड रन करता हूँ, तो ये तो मैं अप करके वापस देख सकता हूँ, लेकिन इससे पुरानी हिस्ट्री CMD स्टोर नहीं करता। यानी कि जो करंट सेशन, जो विंडो अभी ओपन है, इसकी तो ये मेमोरी रखता है रन टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक हिस्ट्री फाइल ये सेव रखता हो जिसमें अपने सारे कमांड जो भी हम रन कर रहे हैं उनको सेव रखता हो। ये ऐसा नहीं करता CMD। अब यहीं पे डिफरेंस आता है पावर शेल। विंडोज़ में एक और शेल है हमारे पास, पावर शेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा नया है, एडवांस्ड है। ठीक है, तो वो अपनी हिस्ट्री को स्टोर रखता है, और उसकी हिस्ट्री फाइल पढ़ना इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड्स हो सकते हैं। किसी ने पावर शेल की मदद से कोई कमांड ऐसा रन कराओ जिसमें पासवर्ड सप्लाई कराओ, जो कि हमारे काम का हो सकता है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, टाइप, यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगेन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, पाथ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप पाथ अपने नोट्स में रख सकते हो, गूगल से निकाल सकते हो, या फिर याद करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पाथ है, मतलब यहीं पे मिलेगी पावरशेल की हिस्ट्री, तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पावरशेल की जो हिस्ट्री होती है वो यूज़र के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी पावरशेल की हिस्ट्री अलग होगी, आपने इसी सिस्टम पे लॉगिन करा, आपकी पावरशेल की हिस्ट्री अलग होगी। तो हर यूज़र की अलग होती है, इसलिए वो उसकी यूज़र डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहती है, ऐप डेटा के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि हम अभी THM अनप्रिव यूज़र हैं, तो इसलिए यहाँ पे THM अनप्रिव की मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ। आप अपने यूज़र की हिस्ट्री देख पाओगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो वो याद रखना कि आप जिस भी यूज़र की देख रहे हो उसकी हिस्ट्री देखना, सीधा नोट्स में ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत कर देना कि भैया मैंने ये बोला था तो ये कर दिया। हर यूज़र की अपनी अलग होती है, तो ये यूज़र है तो इसलिए हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, एंटर मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ चुकी है, आपको दिखेगा। और यहाँ पे उसने एक CMD की का कमांड रन करा था, जिससे उसने क्रेडेंशियल्स ऐड करे थे, और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है। ठीक है, जो हमारा टारगेट था। तो इसीलिए हिस्ट्री फाइल देखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर उसने CMD की में कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐड करे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और हमारे काम के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा तरीका हो गया प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर का, जो आपको ज़रूर देखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट तरीके पे आते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर के, जो कि है कॉन्फिग फाइल्स। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मीडियम वाली जो मशीन्स होती है ना, मीडियम लेवल OSCP लेवल मशीन्स हो गई, या मीडियम लेवल जो कि ईजी से थोड़ी ऊपर होती है, इंटरमीडिएट, उसमें जिसमें हमारे को 2 या 3 लेवल के प्रिविलेज एस्केलेशन करने होते हैं। उनमें से एक हमारे को कॉन्फिग फाइल से मैक्सिमम मिलता ही मिलता है। कि फॉर एग्जांपल, मैंने अगर वेब की मदद से शेल लिया, तो मैं www डेटा यूज़र की तरीके से लैंड करूँगा सिस्टम के अंदर, या कोई वेब यूज़र की मदद से लैंड करूँगा इस सिस्टम के अंदर। तो क्या होता है कि उस यूज़र से अब मेरे को कोई एक इंटरमीडिएट यूज़र बनना है, डायरेक्ट एंटी अथॉरिटी नहीं, लेकिन उससे पहले जो जिसने वो मशीन डेवलप करी है वो चाहता है कि मैं कोई एक नॉर्मल यूज़र बनूँ।
तो वो नॉर्मल यूज़र में कैसे बन पाऊँगा? तो जो वेबसाइट है उसकी कॉन्फ़िग फाइल्स पढ़ना या सिस्टम की कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पढ़ना, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लिखे रहते हैं जो कि हमारे को ढूँढ के निकाल के एक यूज़र बनना होता है, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन मेन स्टार्ट होता है। तो ये बहुत कॉमन मेरे को दिखता है, तो ये टिप थी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे 2-3 लेवल के प्रिविलेज एस्केलेशन हो, मीडियम मशीन हो, वहाँ पे काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला या दूसरा लेवल का प्रिविलेज एस्केलेशन है वो एक कॉन्फ़िग फाइल में रिटन क्रेडेंशियल्स की मदद से हमारे को देखने को मिलता है। अब ये कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकते हैं वो देख सकते हैं विंडोज़ के सिनेरियो में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, एक बहुत सिंपल सी फाइल होती है जो आपको हमेशा चेक करनी है, वो हो सकती है सी विंडोज़। इसके अंदर रहती है एक फ़ोल्डर पैंथर, ठीक है? और पैंथर के अंदर अगर होगी यहाँ पे अनअटेंडेड डॉट एक्सएमएल, ये आप ट्राई कर सकते हो। अब ये फाइल है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो विंडोज़ में जब फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक कंपनी है जिसके पास फॉर एग्जांपल 1000, 1500, 2000, 3000 विंडोज़ मशीन है, ठीक है? और जब भी कोई नया यूज़र आता है तो उसको एक नई विंडोज़ इंस्टॉल करके देनी होती है। तो वो क्या काम कर सकते हैं, एक ऐसा तरीका ऑटोमेशन डेवलप कर सकते हैं जिससे कि एक नए सिस्टम पे विंडोज़ बिना किसी ह्यूमन के जाए अटेंडेडली इंस्टॉल हो जाए, यानी कि कोई ह्यूमन को वहाँ पे जाके कोई बटन ना दबाना पड़े, कोई सेटिंग्स ना डालनी पड़े कि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करो, मेरा टाइम जोन ये चूज़ करो। वो सारी सेटिंग्स मैं एक फाइल में डिफाइन कर दूँ और उस फाइल की मदद से विंडोज़ उस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। तो उस फाइल को हम कहते हैं अनअटेंड डॉट एक्सएमएल। तो बेसिकली विंडोज़ इस फाइल का यूज़ लेता है कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ने के लिए कि जब विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो वो यहाँ जाएगा और सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ लिखी रहती है कि उस विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या-क्या ऑप्शंस को चूज़ करना है और कौन सा यूज़र नया क्रिएट करना है, वो भी यहाँ लिखा रहता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड। वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है पढ़ना, ठीक है? तो जैसे हमने देखा था एक ऑटो लॉगिन होता है जिससे डायरेक्टली लॉगिन कर लेता है यूज़र नेम पासवर्ड भर के। एक वैसे ही होता है विंडोज़ का कॉन्सेप्ट अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, यानी कि कोई जना अटेंड ना करे इंस्टॉलेशन और विंडोज़ खुद से इंस्टॉल हो जाए एक फाइल के अंदर सारी वैल्यूज़ पढ़ के कॉन्फ़िगर जितने भी क्वेश्चंस विंडोज़ पूछता है उस सबके आंसर यहाँ होंगे, यहाँ से पढ़े और खुद से इंस्टॉल हो जाए। इंक्लूडिंग वो पूछता है कि क्या यूज़र बनाऊँ, क्या उसका पासवर्ड रखूँ, सब इसके अंदर होता है। तो वो पढ़ के वो यहाँ पे ये काम कर सकता है। तो आप ये देख सकते हो बहुत कॉमन फाइल है, इसको पढ़ने का ट्राई कर सकते हो और ये फाइल इस सिस्टम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है? पर ये अगर कहीं पे हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, इसके अंदर पासवर्ड निकल सकते हैं। यहाँ पे और भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती है, जैसे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ये ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सएमएल है, यहाँ पे 2-3 इसके अंदर देख लेता हूँ मैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी फाइल मेरे को दिख नहीं रही, ERR एरर के लिए है। आप फिर भी पढ़ सकते हो। वार्निंग एरर आप यहाँ दिख रहा है, सेटअप एक्ट डॉट लॉग फाइल है, एक सेटअप एरर फाइल है। तो वो आप ये लॉग फाइल्स हैं, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट अभी लग नहीं रही है। मेन होती है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जो कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखाती है इंक्लूडिंग यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप देख सकते हो। अब इसके अंदर तुम्हारे को कुछ नहीं मिला, एक और बहुत कॉमन चीज़ हमारे को देखने को मिल सकती है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट रन करनी है ना, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल तो आपको 100% चेक करनी ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट की मदद से हैक करके आए, तो उस वेबसाइट की सारी फाइल्स यहाँ पे होंगी ना, जो ASP फाइल, ASPX फाइल, PHP फाइल, जिससे भी वो एप्लीकेशन बनी है उसकी सारी फाइल्स यहाँ पे होगी और उसकी कॉन्फ़िग फाइल्स भी होगी कि वो डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, तो डेटाबेस के यूज़र नेम पासवर्ड्स भी कहीं लिखे होंगे, कोई डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड लिखा हो तो उसके चेक करनी है। XAMPP सर्वर अगर यूज़ हो रहा है तो आप उसमें एक htdocs फ़ोल्डर होता है, htdocs के अंदर कॉन्फ़िग फाइल्स को सर्च कर सकते हो। डॉट कॉन्फ़िग फाइल हो गई या डॉट जेसन फाइल के अंदर कई बार लिखे रहते हैं क्रेडेंशियल्स। इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को आपको ज़रूर रीड करना है। एक और बहुत कॉमन हो सकता है डॉट नेट, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट में डॉट नेट का यूज़ बहुत होता है वेबसाइट्स के लिए स्पेसिफिक। आप जो देखते हो ASPX और ASP वाले एक्सटेंशंस वाली जो वेबसाइट्स हैं, वो बेसिकली डॉट नेट सर्वर का यूज़ ले रही होती है, ठीक है? डॉट नेट का पूरा यूज़ ले रही होती है। तो उसकी एक कॉमन वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप, ठीक है? सी विंडोज़, अगेन उसका भी डिपेंड करता है, उसका पाथ डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। अब यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर होना चाहिए फ्रेमवर्क करके, ठीक है? फ्रेमवर्क, ठीक है? फ्रेमवर्क 64। और यहाँ पे मेन जो फोल्डर, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा पाथ, क्योंकि आपको इतना पाथ याद रखना पड़ता है क्योंकि इसके आगे का वर्जन डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे अब यूजुअली ना एक वर्जन का फोल्डर होता है, तो वी करके आप सर्च कर सकते हो क्योंकि ये वर्जन डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मेरे को क्योंकि पता है, मैं अभी के लिए टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली 4 डॉट वाले वर्जन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर एक कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर हर के अंदर रहता है, हर उसके अंदर एक वर्जन के अंदर एक कॉन्फ़िग फोल्डर रहेगा। इसके अंदर आपको वो जो करंट वेब सर्वर रन कर रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखने को मिल जाती है, अगर रन कर रहा हो कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रन कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एक वेब कॉन्फ़िग फाइल पड़ी है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स
यूज़ होती है किस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को दिख रही है, डीबी एडमिन, डेटाबेस का डीबी एडमिन और उसका पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें हम तलाश कर रहे होते हैं, ये आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इसके अंदर और भी हो सकते हैं। तो ऐसी कॉन्फ़िग फाइल्स, जैसे ये वेब की कॉन्फ़िग फाइल थी, ठीक है, ये वाली, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि डॉटनेट सर्वर्स यूज़ करते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िग फाइल होती है जिसके वो यहाँ पे पढ़ के डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स निकाल सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से सर्वर को अगर ज़रूरत है तो हम भी इनको पढ़ सकते हैं। और एक क्रेडेंशियल्स ऐसा हो सकता है कि एडमिन यूज़र का यही पासवर्ड हो जो वो हर जगह यूज़ कर रहा हो, हम इससे लॉग इन कर पाएँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इस वीडियो का टास्क ये था कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आप देख सकते हो एक विंडोज़ के अंदर, जहाँ पे आपको पासवर्ड से निकल सकते हैं। वो हिस्ट्री फाइल्स हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है, डेटाबेसेस हो सकते हैं, रजिस्ट्रीज हो सकती है, विंडोज़ क्रेडेंशियल्स मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइल्स बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने दिखाया सिर्फ वही लिमिटेड होंगी, वही रजिस्ट्रीज होंगी, वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया देना चाह रहा हूँ। आपको समझ आना चाहिए कि मेरे को कॉन्फ़िग फाइल्स देखनी है। किसकी कॉन्फ़िग फाइल देखनी है? विंडोज़ की अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन की देखनी है, कोई वेबसाइट रखनी है, वेबसाइट रन कर रही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखनी है, पावरशेल की हिस्ट्री फाइल देख सकता हूँ। कहीं पे सैम या सिस्टम दिख जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है आपको नेक्स्ट टास्क। या विंडोज़ क्रेडेंशियल मैनेजर में आपको कुछ दिख जाए तो आपको पता है कि ये क्रेडेंशियल्स कैसे यूज़ करने हैं, कौन सी रजिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये रजिस्ट्रीज में पासवर्ड खुद से कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सब मेरा सिखाना आपको टास्क था। और आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया हो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो गए हो। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।